अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 71। मुझे उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसकी पहली बीवी कैसी थी और उसने कम सिन लड़की के साथ शादी करके अच्छा नहीं किया। मेरे दिमाग पर तो ये शख्स एक बड़ा ही टेढ़ा मसला बनकर सवार हो गया था। उसने हमीदुल्लाह को पहचान लिया था। मैं सोच रहा था कि दरिया के पार जाकर उससे किस तरह बच सकते हैं। वो अपनी बीवी के पास जा बैठा और हमीदुल्लाह को देखने लगा। अचानक कश्ती ऊपर को उठी और हचकोले खाने लगी। दरिया किनारों पर चढ़ा हुआ था। हम अभी दरिया के दरमियान थे। कश्ती किनारे की तरफ कम और दरिया के बहाव के साथ ज्यादा जा रही थी। पानी चढ़ रहा है भाइयों, मल्लाह ने ऐलान किया। अल्लाह को याद कर लो। अब दोनों मल्लाह बांस दबा दबा कर कश्ती को किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पानी इतना चढ़ गया था कि अब बांसों के ऊपर वाले सिरे मल्लाहों के हाथों में रहते थे और बांस पानी में चले जाते थे। दरिया की तह बहुत नीचे चली गई थी। खतरा यह था कि वहां दरिया का पाट तंग था। इलाका मैदानी होता तो सैलाब किनारों से बाहर चला जाता और उसका जोर टूट जाता। वो पहाड़ी इलाका था और जिधर से दरिया आ रहा था वो तो बड़े पहाड़ों का कोहस्तान था। वहां मींह बरसता और सैलाब इतनी तेजी से आता था कि रास्ते में आने वाले इलाके के लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता था। जिस कश्ती में हम दरिया पार कर रहे थे उसके मल्लाहों ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। पेड़ की खातिर खतरे मोल लेने ही पड़ते हैं। सैलाब की वजह से पतन की रौनक खत्म हो गई थी। कोई बहुत ज़रूरी काम वाला मुसाफिर कश्ती में सवार होता था। मल्लाहों ने अपने बच्चों के पेट तो भरने ही थे। 50 मुसाफिरों की कश्ती के लिए 5-7 मुसाफिर मिल जाते तो मल्लाह उन्हीं को लेकर कश्ती सैलाबी दरिया में डाल देते थे। ये कश्तियां तेल पेट्रोल से तो नहीं चलती थी। मल्लाहों की अपनी जिस्मानी तवानाई सिर्फ होती थी। कश्तियां बीच दरिया में उलटती भी रहती और मुसाफिर डूबते भी रहते, मगर पार जाने का कोई और जरिया भी ना था। एक ही पुल था जो वहां से कम से कम 15 मील दूर था। ऊपर रेल की पटड़ी और नीचे सड़क थी। मल्लाहों ने उस रोज हमें भी खतरे में डाल दिया था और पहाड़ियों पर मींह बरसा होगा। सैलाब में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था। कश्ती मल्लाहों के 2 बांसों पर जोर देने के बावजूद सैलाब के साथ जा रही थी। मल्लाह इतना जोर लगाते थे जैसे वो बांसों के साथ ही दरिया में चले जाएंगे, मगर अब कश्ती उनके काबू से निकल गई थी। कश्ती को लहरें ऊपर उठा उठा कर फेंकती और कश्ती इतनी ज्यादा दाएं और बाएं को झुकती कि पानी उसके किनारों से अंदर आ जाता। मुसाफिरों ने ऊंची आवाज से कलमा शरीफ का विर्द करना शुरू कर दिया। 2-2 मुसाफिर दोनों मल्लाहों के पास चले गए। इस तरह दोनों बांसों को 3-3 आदमी तह में दबाते और कश्ती को दरिया के दरमियान से निकालने की कोशिश करते, मगर बेसूद। सैलाब कश्ती को अपने साथ ले जा रहा था। मुसाफिर यूं पटखे जा रहे थे जैसे डब्बे में 2-4 चीजें पड़ी हुई हों और डब्बे के उल्टा सीधा होने से चीजें उलट पलट हो रही हों। मुसाफिर इस तरह एक दूसरे पर पटखे जा रहे थे जैसे कोई देव उन्हें उठा उठा कर फेंक रहा हो। लड़की और उसका खामंद 3-4 बार हम पर गिरे और हम उन पर जा पड़े। आप फौजी जवान हैं, मैंने लड़की के खामंद से कहा। आप में बड़ी ताकत है। बांसों पर आदमी थक गए हैं, मेरे साथ आए, हम दोनों बांस पकड़ लेते हैं। बात गला फाड़ कर करनी पड़ती थी। एक तो सैलाब का शोर और उसके साथ मुसाफिरों का वाहोवीला। वो इस कदर खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने कलमा पढ़ना छोड़ दिया था
और शोर बर्पा कर रहे थे। मैंने गला फाड़ फाड़ कर कम सिन लड़की के स्याह रू खामद को इतनी हवा दी कि वह भरे हुए गुब्बारे की तरह फटने पर आ गया और वह उठ खड़ा हुआ। ये मर्द की फितरत का मुजाहरा था। मैंने जो उसकी तारीफें की थी वो उसकी नई नवेली दुल्हन ने भी सुन ली थी। खामद उसको दिखाने के लिए कि वह ताकत के लिहाज से नौजवान है उठा था और उसके साथ मैं भी उठा। हचकोला आया तो हम दोनों गिर पड़े। वो उठा और कश्ती के एक सिरे की तरफ चला गया। मैं उठा और दानिस्ता हमीदुल्लाह खान पर गिरा। उसने मुझे संहारा दिया। क्या हमाकत कर रहे हो? उसने मुझे डांटते हुए कहा। यहीं बैठे रहो, वहां मलाहों तक ना चले जाना, राइफल दरिया में फेंक दो, मैंने उसे कहा। उस आदमी को शक हो गया है। कश्ती में खड़े हो जाओ किनारे पर। कश्ती जोर से हचकोला खाएगी तो राइफल हाथ से छोड़ देना, राइफल भी फेंक देना। मैं उसे कुछ देर बाद उधर ही रखूंगा। सावन के बादल तो छाए ही हुए थे। उन इलाकों में सावन बहुत बरसता था। अचानक बादल मिलकर घटा बन गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी नाले बह निकले और दरिया में गिरकर सैलाब में इजाफा करने लगे। घटा ने दुनिया अंधेर कर दी। मैं गिरता पड़ता कश्ती के आगे वाले सिरे पर आ गया। 2 मल्लाह और उनके साथ 4 आदमी थे। एक मल्लाह और 2 आदमी एक बांस को पकड़े हुए थे और एक मल्लाह और 2 आदमी दूसरे बांस के साथ थे। वहां इतने ज्यादा आदमियों के खड़ा होने की जगह नहीं थी। ये तकोन जगह थी। उसके इर्द गिर्द कोई जंगला या रकावट नहीं थी। वो सब बांसों पर जोर लगा रहे थे, लेकिन सैलाब कश्ती को छोड़ नहीं रहा था। मुझे अपना हमीदुल्लाह खान और अल्ताफ का कोई गम नहीं था। हम तैरना जानते थे। अगर हम डूबकर मर भी जाते तो क्या हो जाता? सिर्फ शहनाज थी जो बेवा हो जाती। मेरे पीछे ना कोई बेवा होने वाली थी, ना कोई यतीम होने वाला था। मैं पूरे इत्मीनान में था। अगर गम था तो सिर्फ ये कि हम जिंदा गिरफ्तार ना हो जाएं। लड़की का खामंद ऊपर तकोन जगह पर चला गया था। मैं उसे वहीं रखना चाहता था ताकि इतनी देर में हमीदुल्लाह खान राइफल और राउंड फेंक दे। मैं जब उस जगह पर चढ़ने लगा तो दरिया का मोड़ आ गया। एक तरफ का किनारा चट्टानी था और सैलाब का जोर इस कदर ज्यादा कि कश्ती किनारे से टकराई और पटकती हुई वापस आई और एक पहलू से जा उठी। एक आदमी जो मल्लाहों को बांस दबाने में मदद कर रहा था घूम कर गिरा और दरिया में जा पड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसे सैलाब से बचाया जाए। वो लहरों में 2-3 बार दिखाई दिया और गायब हो गया। उस आदमी को दरिया में गिरता देखकर मेरे दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि मेरी फितरत ही बदल गई है और मैं ना जाने क्या बन गया हूँ। मैं ऊपर चला गया। लड़की का खामंद एक मल्लाह के साथ लगे हुए 2 मुसाफिरों को पीछे हटा रहा था। तुम दोनों पीछे हट जाओ, मैंने उन 2 आदमियों से कहा। तुम बहुत थक गए होगे। बेकार है मौलवी साहब, मल्लाह ने मेरी दाढ़ी देखकर मुझे मौलवी कहा। वो कह रहा था बेकार जोर लगा रहे हैं। 1.5-2 मील आगे पाट खुल जाता है, वहां सैलाब फैलकर कमजोर हो जाता है, वहां से किनारे पर पहुंच जाएंगे। आओ दफादार साहब, मैंने लड़की के खामद से कहा। पकड़ो बांस को, कोशिश करते हैं। वो आगे बढ़ा। कश्ती ऊपर को उठी और फिर एक तरफ झुकी। मैंने उस आदमी को कश्ती के किनारे की तरफ कर दिया और खुद उसके साथ लग गया। कश्ती लहरों के रहमो करम पर थी। एक तरफ को झुकी और बड़े जोर के हचकोले से मुड़ी तो मैंने उस आदमी को अपने कंधे और कोले से धक्का दिया। वहां तो हल्के से धक्के की जरूरत थी। देखने वाले तो बहुत थे, लेकिन किसी को देखने की होश और मोहलत नहीं थी। नफसा नफसी का आलम था। उसे पकड़ो, गिर रहा है, एक आदमी ने घबराकर कहा। वो गिर चुका था और सैलाब की हैबतनाक मौजें उसे निगल लेने को लपक रही थी। तेज बारिश में ज्यादा दूर तक नजर नहीं आता था और उसके जिंदा निकल जाने वाला मामला बहुत टेढ़ा था। अपनी जाने बचाओ, एक मल्लाह ने कहा।
छोड़ दो बांसों को, नीचे जाओ, 2 आदमी जाया हो चुके हैं। हम सब वापस आ गए। कश्ती मजबूत थी, वरना उसके तख्ते खुल जाते। डूबने वाले खावंद की दुल्हन कांप रही थी और हर हचकोलों के साथ इधर उधर लड़कती। उसे भी मालूम नहीं था कि उसका खावंद सैलाब में गिर पड़ा है। खौफजदगी की हालत में वो अपने खावंद की ही पनाह ले सकती थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसने देखा था कि उसका खावंद मेरे साथ गया था। वो कहाँ है? उसने अपने खावंद के मुतल्लिक मुझसे पूछा। वो दरिया में गिर पड़ा, मेरे मुंह से निकल गया। डरो नहीं, कश्ती नहीं डूबेगी। उसका ये रद्दे अमल ये था कि उसकी आंखें ठहर गईं और फिर उसका मुंह खुल गया और उसका रंग पीला पड़ गया। बारिश से उसके कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपक गए। कश्ती ने इतने जोर से करवट बदली कि लड़की उठी हुई मेरे ऊपर आन पड़ी। मैंने उसे सहारा देकर अपने साथ बिठा लिया। डरो नहीं, मैंने कहा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर जाओगी, मैंने कहा और उससे पूछा, कश्ती में तुम्हारे साथ गांव का कोई आदमी है? 2 हैं, उसने जवाब दिया। एक औरत भी है, उन्हीं के साथ चले जाना, मैंने कहा। और वो मौका ऐसी ही झूठी सच्ची तसल्लियों का था और ये ज्यादा बातों का मौका नहीं था। मल्लाह ने बांस बेकार समझकर हाथों में ले लिए और बैठ गए थे। कश्ती तो पहले ही सैलाब के रहमो करम पर थी। थोड़ा सा और फासला उसी तरह उठते गिरते और लड़कते हुए तय हो गया और उसके बाद जरा सुकून हो गया। किनारे दूर दूर हटते जा रहे थे। मल्लाह उठ खड़े हुए और दोनों ने बांस पानी में डाले। जब ऊपर से बांसों पर जिस्म का दबाव डाला तो कश्ती जरा सी उधर को हो गई जिधर वो करना चाहते थे, लेकिन सैलाब अभी कश्ती को पूरी तरह नहीं छोड़ रहा था। कश्ती के अंदर इतना पानी आ गया था कि टखने डूब जाते थे। कुछ दरिया का पानी उछल उछल कर अंदर आया, बाकी बारिश का पानी था। बारिश अभी थमी नहीं थी, जरा कम हो गई थी। अब ये उम्मीद बन गई कि कश्ती किनारे लग जाएगी, लेकिन हमारा मसला सिर्फ किनारे लगना नहीं था। हमें ज़रूरत ये थी कि कश्ती ऐसी जगह किनारे लगे जो वीराना हो, करीब कोई आबादी ना हो। हमीद खान ने राइफल दरिया के हवाले कर दी और राउंड भी गिरा दिए थे। मुसाफिरों ने कश्ती में अपनी जो हालत बना रखी थी और जिस तरह वो लड़कनियां खा रहे थे, उससे हमीदुल्लाह ने फ़ायदा उठाया और राइफल और एमुनेशन किसी को नजर आए बगैर दरिया बुर्द कर दिया था। अब एक एक आदमी दोनों मल्लाहों के साथ लग गया। वो मिलकर जोर लगाते तो कश्ती पर उसका असर साफ मालूम होता था। एक मुसाफिर ने उस तरफ देखा जिधर दरिया जा रहा था। कोशिश करो यहीं से कश्ती किनारे लग जाए, उसने मल्लाहों से कहा। आगे दरिया फिर तंगी में जाता है। हमें मालूम है, एक मल्लाह ने कहा। इंशाअल्लाह हम पहले ही किनारे लग जाएंगे। अल्लाह ने करम किया, कश्ती किनारे लग गई। मुसाफिर उतरने लगे। वो कोई पत्तन नहीं, कीचड़ था और आगे घास थी, दरख्त थे और इलाका वीरान। बारिश फुहार बन गई। लड़की को मैंने अपने साथ रखा और उसके रवैये से मालूम होता था जैसे वो मेरे साथ मानूस हो गई हो। वो मेरा बाजू पकड़कर कश्ती से उतरी। मैं उसे कीचड़ में से गुजार कर आगे ले गया और मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो 2 आदमी उसके गांव के रहने वाले हैं। उसने एक औरत की तरफ इशारा करके बताया और वो भी उसके गांव की रहने वाली है। क्या वो डूबकर मर गया है? लड़की ने पूछा। ऐसे सैलाब से कोई नहीं निकल सकता, मैंने कहा। वो पत्तन पर तुम्हें खींच खींच कर कश्ती तक लाया था, तुम उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो मुझे अपने घर ले जा रहा था, उसने जवाब दिया। हमारी शादी हुई अभी 8 दिन गुजरे हैं। वो देहातन थी और देहाती बेतकल्फी से बोल रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसके माँ बाप ने उसे इतनी बड़ी उम्र वाले और ऐसे बदसूरत आदमी के साथ क्यों ब्याह दिया? पैसा, उसने जवाब दिया। मेरे बाप ने उसका पैसा खाया है और दूसरी वजह यह हुई कि ये वैशी आदमी पुलिस में हवालदार है। आप तो जानते हैं कि पुलिस का कितना रोब होता है। अच्छा, मैंने पूछा, ये फौज में नहीं था? नहीं, उसने कहा, पुलिस में था। 10-12 दिनों की छुट्टी आया हुआ था और मुझे उसने अपने साथ ले जाना था। खुदा ने तुम्हारी फरियादें सुन ली है, मैंने कहा।
अगर वो वाकई डूबकर मर गया है तो उसे सिर्फ मेरी आह नहीं पड़ी, उसने कहा। उसे आह तो उस औरत की पड़ी है जिसे उसने किसी कसूर के बगैर तलाक दी। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव के आदमियों के हवाले कर देता हूं, मैंने उसे कहा। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। मेरा बाप फिर पैसा खाकर मुझे किसी ऐसे ही आदमी के हवाले कर देगा, उसने कहा। उसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं था। मैं उसके बाप को यह समझाने के लिए उसके गांव नहीं जा सकता था। वो फिर किसी आदमी से पैसा लेकर अपनी लड़की की शादी उसके साथ न करा दे। लड़की खुश थी कि वो बेवा हो गई है। दरअसल खुशी तो मुझे थी कि मैंने एक खतरे को रास्ते से हटा दिया। वो पुलिस का हेड कांस्टेबल था, मगर उसने झूठ बोला था कि वो फौज में दफादार है। मैंने लड़की के गांव के दोनों आदमियों और औरत को बुलाया और लड़की को उनके हवाले कर दिया। वो अच्छे लोग मालूम होते थे। हमें पता चला कि हम पत्तन से 14-15 मील दूर हो गए हैं। हमने मलाहों से पूछा कि करीब कोई गांव या कस्बा है। 2 मील दूर एक बड़ा गांव बताया गया। हमें यह भी मालूम हुआ कि हम मेन लाइन के करीब आ गए हैं। हमारे कपड़े भीगे हुए थे, उन्हें खुश्क करना था और आबादियों से दूर रहना था। हम कश्ती के मुसाफिरों को उस परेशानी में छोड़कर चल पड़े कि वो वापस किस तरह जाएंगे। कीचड़ ज्यादा हो गया था, अच्छी तरह चला नहीं जाता था। भूख ने भी तंग करना शुरू कर दिया। हमें एक नुकसान का एहसास हुआ। कश्ती में सैलाब के छींटे हम पर पड़ते रहे थे। बारिश ने तो हमें कपड़ों समेत नहला दिया था और दरिया से निकलकर हम कीचड़ में जा रहे थे। कपड़ों का ऐसा बुरा हाल हो गया कि अब हम मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं लगते थे। नवाबजादे, मैंने हमीदुल्लाह खान से कहा, तुम पहचाने गए थे, अब हमें ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा। खुदा ने ये मदद तो की कि वो डूब मरा है, अल्ताफ ने कहा। मदद तो खुदा की ही होती है, मैंने कहा, लेकिन उसे मैंने धक्का दिया था। अगर मैं उस लड़की को बताता कि उस खामन से उसे मैंने निजात दिलाई है तो वो बहुत दुआएं देती। मेरे दोनों साथी बहुत हंसे, लेकिन मैं मुस्कुराया भी नहीं। मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था। हम पिगडंडी पर जा रहे थे। बारिश रुक गई और धूप निकल आई थी। वो इलाका खड्ड नालों का था। छुप कर बैठने की जगह बहुत थी। पहला मसला तो रोटी का था। हमें गांव नजर आने लगा। हम कुछ और आगे जाकर एक जगह पर बैठ गए और अल्ताफ से कहा कि वो गांव से रोटी ले आए। वो इश्तहारी मुजरम नहीं था, इसलिए उसी का जाना बेहतर था। वो चला गया तो मैंने और हमीदुल्लाह खान ने एक टेले की ओट में होकर कपड़े उतारे और निचोड़ कर फैला दिए। हम दोनों बिल्कुल नंगे थे। मुझे उस दौर के इंसान याद आ गए जो हैवानों की तरह नंगे रहते थे और हमसे अच्छे थे। सब एक जैसे थे और उनमें कोई नवाब नहीं था, कोई हाकम और महकूम नहीं था। दौलत नहीं थी, इसलिए लालच भी नहीं था। सब आज़ाद थे, कोई किसी का गुलाम नहीं था। सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा, कपड़े फाड़कर एक एक टुकड़ा कमर से बांध लेते हैं और सारे जिस्म पर, सर और मुंह पर कीचड़ मल लेते हैं और सीधी सड़क पर चल पड़ते हैं। लोग हमें पागल समझकर नज़रअंदाज कर देंगे। हमें अच्छी तरह पहचानने वाले भी नहीं पहचान सकेंगे। पहचान तो नहीं सकेंगे, मैंने कहा, लेकिन पुलिस पकड़कर पागल खाने भेज देगी। वहां से तो कोई निकलने भी नहीं देगा। थोड़ी देर बाद अल्ताफ रोटियां लेकर आ गया। उसने मिट्टी का एक प्याला खरीद लिया और मिट्टी की एक डोली में पानी भी ले आया था। खाना खाकर हमने कपड़े पहन लिए और चल पड़े। थकन बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन वहां रुकना ठीक नहीं था। आराम सिर्फ रात को करना था। हम इस कोशिश में थे कि 4-5 दिन में रेलवे लाइन से दूर दूर रहें। हम जानते थे कि रेलगाड़ियों की और लारियों वगैरह की चेकिंग हो रही होगी। छुप कर चलने के लिए ये इलाका मौजूद था। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, टीकरियाँ और टेले, ये इलाका जंगलाती था। सावन की वजह से घास ऊंची थी और जगह जगह सरकंडे भी थे। हम उनमें चलते गए। कुछ बरसाती नाले जिनमें सैलाबी पानी था पार किए। पानी तो तेज था, लेकिन गहरा नहीं था।
हम गप्पे हाँकते चले गए और सूरज गरूब हो गया। अब हमें फिर भूख ने परेशान करना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द कोई गांव नजर नहीं आया। अल्ताफ ने एक बुलंद चट्टान पर चढ़कर इधर उधर देखा तो उसे बहुत दूर धुआं सा उठता हुआ नजर आया। वो कुछ खाने के लिए लेने चला गया। वो इलाका देहाती था। हमारा हुलिया ऐसा था कि जो भी हमें देखता वो शक करता कि ये कौन लोग हैं। हम ना देहाती लगते थे ना शहरी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी। अल्ताफ को हमने पहले भी खाना लाने के लिए भेजा था तो हमें परेशानी सी हो गई थी कि वो शक में ही ना पकड़ा जाए। अब फिर हम परेशान होने लगे कि अल्ताफ तो चला गया है, मालूम नहीं वो वापस आ सकेगा या नहीं। वो वापस आ गया लेकिन खाली हाथ आया और बहुत घबराया हुआ था। वो तकरीबन दौड़ता हुआ आया। यहाँ से फौरन उठो, उसने कहा। गांव में कत्ल की वारदात हो गई है और वहाँ पुलिस आई हुई है। मुझे शक है कि मुझे 2-3 आदमियों ने देख लिया था। वहाँ एक हेड कांस्टेबल भी बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा था। मैं वहीं से वापस आ गया। मुझे शक है कि कोई ना कोई मेरे पीछे आया था। हम वहाँ से चल पड़े। गांव की सीमा से हम दूर हटकर जा रहे थे। शाम गहरी हो गई, फिर भी कुछ दूर तक नजर काम करती रही। ये इलाका वीरान था। हमारे सामने सरकंडों का जंगल सा आ गया। हम उसके एक पहलू से गुजरने लगे। थोड़े ही दूर आगे गए होंगे कि हमें किसी के बातों की आवाज़ें आने लगी। हम तीनों फुर्ती से सरकंडों के अंदर चले गए। हमारे चलने से सरकंडे आवाज़ पैदा करते थे। हम वहीं सरकंडों के अंदर बैठ गए। आवाज़ें जो हमने सुनी थी और जो अभी तक सुनाई दे रही थी हमारे करीब ही आ रही थी, और ये फिर आवाज़ें इतनी करीब आ गईं जैसे कोई हमारे सर पर खड़ा बोल रहा हो। मालूम नहीं किधर निकल गया है, एक आदमी ने कहा। आदमी मशकूक था, दूसरे ने कहा, लेकिन मिलेगा नहीं, मालूम नहीं किधर निकल गया। वैसे ही शक में हमें दौड़ा दिया। चलो थोड़ी देर और घूम फिर कर वापस चलते हैं। उन्होंने ये बातें हमारे करीब खड़े होकर की थी। उन्होंने थानेदार को 2-4 गालियां दी और वहीं से चल पड़े। हम वहीं बैठे रहे। खतरा था कि वो कुछ आगे जाकर उसी रास्ते से वापस आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ और वो थोड़ी ही देर के बाद उसी रास्ते से वापस आए और गांव की तरफ चले गए। कुछ देर बाद हम वहां से निकले और चल पड़े। हम मुसलसल 3 घंटे बगैर रुके चलते गए। हमारे पेट खाली थे, इसलिए और ज्यादा चलना दुश्वार था। हम रुक गए और वहीं लेट गए। सबसे पहले मेरी आंख खुली। मेरे दोनों साथी गहरी नींद सोए हुए थे। सूरज चढ़ आया था और उसने अपने साथियों को मैंने जगाया। वो घबरा कर उठे और हम फिर चल पड़े। थोड़ी ही दूर आगे एक पगडंडी आ गई और एक बैलगाड़ी आती हुई नजर आई। हम रुक गए। बैलगाड़ी करीब आई तो उसे हमने रोक लिया। हमारे पूछने पर गाड़ी वाले ने बताया कि 2-2.5 मील दूर एक बड़ा गांव है जो ब्रांच लाइन का रेलवे स्टेशन भी है। वो वहां से कोई सामान लेने जा रहा था। हमने उसे कुछ पैसे दिए और उसकी गाड़ी में बैठ गए। हमें अब यह खतरा मोल लेना ही था। हम आखिर कितना पैदल चल सकते थे। बैलगाड़ी ने हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया। छोटा सा स्टेशन था और गांव से तकरीबन 1 मील दूर। गाड़ी आने वाली थी। भूख ने हमें अधमुआ कर दिया। वक्त नहीं था कि अल्ताफ को गांव में भेजकर रोटी मंगवाते। उस देहाती स्टेशन पर खाने की सिर्फ एक चीज नजर आई। ये मकई के भुट्टे थे जो एक आदमी अंगारों पर पका रहा था। हमने 10-12 भुट्टे ले लिए और मवेशियों की तरह बेसब्री से खाने शुरू कर दिए। प्लेटफार्म पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी। ये एक जंक्शन तक जाती थी। ये जंक्शन स्टेशन भी ब्रांच लाइन का था और वहां से गाड़ी मेन लाइन तक जाती थी और वहीं से गाड़ियां ब्रांच लाइन के लिए भी जाती थीं। गाड़ी आई, कोई रश नहीं था। उस जमाने में गाड़ियों में रश होता ही नहीं था। हम जिस डब्बे में बैठे उसमें 10-12 मुसाफिर थे। मैंने डब्बे में बैठते ही हर एक मुसाफिर को गौर से देखा। वो सब देहाती थे। सिर्फ एक आदमी शहरी सा लगा। हो सकता था कि वो किसी जागीरदार का बेटा हो। उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी।
وہ میرے قریب بیٹھا ہوا تھا. چہرے اور لباس سے وہ کچھ تعلیم یافتہ معلوم ہوتا تھا. میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے اسے اور زیادہ غور سے دیکھنا شروع کر دیا. ہم تو ہر آدمی کو شکی نگاہوں سے دیکھتے تھے. اس آدمی پر مجھے شک ہونے لگا. میں نے اب نظریں اس کے چہرے پر جما دی.